और अब खबरों को विस्तार से जानेंगे। हिमाचल विधानसभा के मानसून सेशन के 5वें दिन की शुरुआत हंगामेदार रही। प्रश्न ने सदन में आउटसोर्स और कोविड वॉरियर्स का मुद्दा उठाया। स्वास्थ्य विभाग सहित अन्य विभागों में आउटसोर्स कर्मचारियों के मुद्दे को लेकर वहीं विपक्ष ने आउटसोर्स कर्मचारियों को निकालने पर सदन में काम रोक को प्रस्ताव लाया था। विधायक रणधीर शर्मा ने सदन में मामला उठाया और कहा कि विपक्ष की ओर से नियम 67 के तहत इस पर चर्चा के लिए काम रोको प्रस्ताव का नोटिस दिया गया है। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य विभाग में लगे आउटसोर्स कर्मियों की सेवाएं खत्म करने के बारे में नोटिस दिए गए हैं। पहले जल शक्ति विभाग में आउटसोर्स कर्मचारियों को हटाया गया और अब स्वास्थ्य विभाग से आउटसोर्स कर्मचारियों को हटाया जा रहा है और ऐसे में सदन की सारी कार्यवाही स्थगित कर इस पर चर्चा की जानी चाहिए, क्योंकि ये हजारों लोगों के रोजगार से जुड़ा मामला है। विपक्ष के नेता जयराम ठाकुर ने कहा ये विषय बेहद अहम है। हिमाचल के विभागों में जो आउटसोर्स कर्मचारी लगे हुए थे उनमें से करीब 10,000 को हटा दिया गया है, जिनमें स्वास्थ्य विभाग के 2,000 कर्मचारी भी शामिल हैं। स्वास्थ्य विभाग के ये कर्मचारी धरने पर बैठे हैं। इन्होंने कहा कि जिन्होंने कोरोना काल में अपनी जिंदगी को जोखिम में डालकर काम किया, उन्हें आज बाहर किया जा रहा है। कोरोना काल में जब उनके परिवार वाले अपनों से मिलना तक नहीं चाहते थे, तब इन्हीं कोरोना वॉरियर्स ने लोगों को सेवाएं दी, अपनी जान जोखिम में डाली। इन लोगों ने कहा कि जिन्होंने जिंदगी बचाई उनके साथ अन्याय किया जा रहा है तो पाप लगेगा। महत्वपूर्ण विषय पर हमने नियम 67 के अंतर्गत चर्चा मांगी थी, यानी कि हमारा प्रस्ताव स्थगन प्रस्ताव था, क्योंकि विषय इतना महत्वपूर्ण, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में हजारों की संख्या में जो आउटसोर्स में लगे हुए कर्मचारी उनको नौकरी से निकाल दिया गया है और कुछ को निकालने का नोटिस दे दिया है। ऐसी सूरत में जहां कांग्रेस सरकार ने झूठी गारंटी दे करके वादा किया था हिमाचल के बेरोजगारों के साथ कि हम सत्ता में आएंगे तो 5 लाख बेरोजगारों को रोजगार देंगे, और वहां सरकार आने के 10 महीने अब होने जा रहे हैं, लगभग 10,000 ऐसे कर्मचारी जो आउटसोर्स पर लगे थे उनको नौकरी से निकाल दिया। हमने कहा इस विषय पर चर्चा की इजाजत होनी चाहिए, लेकिन चर्चा की इजाजत नहीं, और खासतौर से जिसमें हमने पर्टिकुलरली एक विषय उनके ध्यान में लाया था कि यहां स्वास्थ्य विभाग में जो कोविड के दिनों में सही जो रियल कोविड वॉरियर हैं वो धरने पर बैठे हैं, क्योंकि उनको 6 महीने से मार्च के बाद सैलरी भी नहीं मिली और उनको नोटिस दे दिया गया कि 30 सितंबर के बाद आपकी नौकरी आपकी सेवाएं समाप्त मानी जाएगी। ऐसे में हमने कहा कि आप थोड़ा दखल करिए, और कोविड में तो वो बच्चे हैं जिन्होंने अपनी जिंदगी को संकट में डाल करके लोगों की जिंदगी को बचाने का काम किया है। परिवार के सदस्यों ने उस वक्त जो वार्ड में एडमिट होते थे पेशेंट कोविड के, उनके पास जाने से मना कर दिया। ये बच्चे थे जो बच्चे उनको दवाई दे रहे थे, जो बच्चे उनको खाना खिला रहे थे, जो बच्चे उनको पानी पिला रहे थे, और यहां तक कि किसी की अगर दुखद मृत्यु भी हुई तो ये बच्चे थे जिन्होंने उनका अंतिम संस्कार तक किया है। उसके बावजूद भी इनको निकाल दिया गया। निकालने के लिए कह दिया गया कि अब इसी विषय को लेकर के हमने आज नोटिस दिया था। मुझे इस बात को लेकर के पीड़ा है कि इतना महत्वपूर्ण विषय जो हिमाचल प्रदेश के नौजवानों के भविष्य से जुड़ा हुआ है, ऐसे जो गरीब लोग जो आउटसोर्स में काम करने के लिए आगे आकर के उस संकट की घड़ी में मदद करने के लिए आए, उनके बारे में भी सरकार में संवेदनशीलता नहीं है। और मुख्यमंत्री बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं, असत्य बोल रहे हैं। आदत बन गई, झूठ बोल करके सत्ता में आए थे, झूठ बोल करके सरकार को चलाना चाह रहे हैं, और झूठ बोल करके फिर से सदन को गुमराह करने की जो कोशिश, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। जिस बात को लेकर के हमारा ये मानना है कि जितने भी बेरोजगार जो आउटसोर्स में लगे थे उनकी सेवाएं ली जाएं, चाहे वो आईपीएच में, चाहे पीडब्ल्यूडी में, और विशेष तौर से लगभग 2,000 के करीब तो हेल्थ डिपार्टमेंट में हैं जो धरने पर बैठे हैं। उनसे बातचीत की जाए, उनकी सेवाएं समाप्त ना की जाएं, उनकी सेवाएं फिर से बहाल की जाएं, और उसके साथ साथ में जो 6 महीने से उनकी सैलरी बंद पड़ी है उस सैलरी को जारी किया जाए। लेकिन ये भी मुख्यमंत्री जी को मालूम होना चाहिए, क्योंकि वो सत्य तो बोलते नहीं है, सत्य उनका बोलने का स्वभाव ही नहीं है। ये हमको पहली बार मालूम पड़ा
कि कोई आदमी इतना भी असत्य बोलते हैं, तो ये पहली बार मालूम पड़ा। नोटिस चला गया है और वो नोटिस जो है जितने कर्मचारी वो लगे हैं कोविड में, उन सबको नोटिस चला गया कि 23 तारीख के बाद आपकी सेवाएं समाप्त मानी जाएंगी। ये नोटिस उन कर्मचारियों के पास पड़ा हुआ है। हमने रास्ता निकालने के लिए कमिटमेंट के साथ बात कही थी और हमने बात कही थी कि जो लगे हैं उनकी सेवाएं समाप्त नहीं करेंगे, पहली बात कही थी। और उसके बाद जो टेक्निकल इश्यूज हैं जिसमें इनके लिए पॉलिसी बनाने से संबंधित विषय थे, उसको हम एग्जामिन कर रहे थे, लेकिन यहां तो जो लगे थे उनको निकालने की शुरुआत हो गई है और आज से नहीं, सरकार बनने के तुरंत बाद शुरू हो गई है। विधानसभा के मॉनसून सत्र में आज एक बार फिर वॉकआउट हुआ और विपक्ष की तरफ से सदन के अंदर भी नारेबाजी की गई। विपक्ष की तरफ से विधायक रणधीर शर्मा ने पॉइंट ऑफ ऑर्डर के तहत कोरोना वॉरियर्स और आउटसोर्स कर्मचारियों का मुद्दा उठाना चाहा, जिसे विधानसभा अध्यक्ष ने अनुमति नहीं दी। विपक्ष का कहना था कि आउटसोर्स कर्मचारियों के साथ सरकार सौतेला व्यवहार कर रही है, कर्मचारियों को सैलरी नहीं दी जा रही है समय पर और इसके अलावा इनको निकालने की तैयारी भी है। इस वक्त हम मौजूद हैं चौड़ा मैदान में और यहाँ पर ये कोरोना वॉरियर स्ट्राइक के ऊपर बैठे हुए हैं, अपनी मांगों को लेकर सरकार के समक्ष बैठे हुए हैं। विधानसभा का सत्र है, इनसे हम पूछेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि क्या मुद्दा है और क्यों ये इस वक्त यहाँ पर स्ट्राइक पर बैठे हुए हैं। यहाँ कुछ लड़कियां भी मौजूद हैं, इनसे भी हम बात करेंगे। क्या नाम है आपका? हेलो सर, मेरा नाम किरण रेखा है। किरण, कब से यहाँ पर बैठे हुए हैं, क्या इश्यूज आते हैं? हमारा इशू उस दिन ये था सर कि हमें जो हमारी एक्सटेंशन थी वो अभी 30 तारीख तक हमें बोला था कि आप अभी जॉब कर सकते हो। हाँ जी, 30 तारीख तक। उन्होंने इस एक्सटेंशन लेटर में साथ में ये मेंशन किया था, हम कितनी बार बार बोल चुके हैं कि उसमें ये मेंशन किया था कि उसमें रिलीविंग लेटर थे हमारे साथ के साथ, हमें टर्मिनेट कर दिया गया था। कईयों को तो घर पे भी टर्मिनेशन लेटर पहुँच चुके हैं ऑलरेडी। तो हमने वो जो ऑर्डर थे किए हुए वो हमने कैंसिल करवाने थे कि हमें मंजूर नहीं है कि आपने हमें पेंडेमिक में यूज़ करके इस तरह से हमें थ्रो आउट कर रहे हो, कि ये हमें मंजूर नहीं है। इसलिए हम यहाँ आए थे सर। अब 2-3 दिन है, हमें तीसरा दिन है, हमें यहाँ पे दिन रात यहाँ बैठे हुए हैं सड़क पे। रात में इतनी ठंड से जूझ रहे, दिन में इतनी तीखी धूप से जूझ रहे हैं ना। हम यहाँ पे 3 दिन से बैठे हैं, हमारे से कोई मतलब वैसे कोई अभी कोई सरकार की तरफ से कोई भी हमें आश्वासन नहीं दिया गया है कि हमारा सेवा विस्तार बढ़ाया जाएगा कि नहीं बढ़ाया जाएगा। बस हम बैठे हैं अभी यहाँ पे। दिक्कतें लगातार आप सुन रहे हैं तमाम कर्मचारियों की। आप 3 साल सेवाएं दी और उन विपरीत परिस्थितियों में सेवाएं दी जब लोग अस्पतालों का रुख करने को तैयार नहीं थे। अब कुछ और लोगों से भी हम यहाँ पर बात करेंगे। कुछ और महिलाएं यहाँ पर दिख रही हैं। हम लोगों को आप खुद ही देख लीजिए सर, 3 दिन हो गए आज यहाँ पर रोड साइड बैठे हुए। कोई भी इस टाइम तक हमारी को ना कोई ले रहा है। हाँ, और सर 6 महीने हो गए हम लोगों को बिना सैलरी के काम कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो हमारा मुद्दा यही है कि हमारे को जो हमारी जॉब सिक्योर हो। 30 तारीख के लिए हमारे को टर्मिनेशन लेटर निकला हुआ है, तो इस 30 को तो हम चाहते हैं कि हमारी जॉब सिक्योर। उस चक्कर में हमारे को 3 दिन यहाँ पे हो गए, सरकार हमारी सुध बुध नहीं ले रही है। सर, आज हम जो हमारे कोविड वॉरियर्स बैठे हैं इधर, हमारी बहनें, सिस्टरें, माताएं कई बैठी है। ऐसे तो सरकार बड़े बड़े दावे दे रही है, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, महिला सशक्तिकरण के बहुत बड़े बड़े नारे दे रही हैं। और आज देखो ये है महिला सशक्तिकरण जो रोड में बैठा है सर। ये जो है अपने निजी ठेकेदारों को जो है टेंडर देना चाहते हैं और ये टेंडर में भी जो है घपला है और जिसमें जो सरकार को भी गुमराह किया। क्योंकि स्वास्थ्य मंत्री जी कर्नल धनीराम शांडिल जी मेडिकल बोर्ड कॉर्पोरेशन के चेयरमैन है। टेंडर जो होना चाहिए था उनकी अध्यक्षता में होना चाहिए था, यहाँ सीएम साहब की नॉलेज में होना चाहिए था टेंडर। ये विषय इन्होंने उठाया। अब कुछ और लोग भी हैं यहाँ पर, कुछ लिस्ट बन रही है, इनसे भी जानेंगे हम। ये लिस्ट पूरे प्रदेश से यहाँ पर लोग आए हैं और बेकायदा इनकी अटेंडेंस यहाँ पर ले रहे हैं। हम जो है 20 तारीख से बैठे हुए यहाँ पे, तो हमारी जो मांगे मुख्य मांगे है वो है जॉब सिक्योरिटी। हमने जो है उस वक्त काम करा है जब जो है अपनों ने अपनों का साथ छोड़ा था। सर, बड़ा मुश्किल हुआ है यहाँ तक पहुँचना भी। सर, आप देख ही सकते हो कि एक प्रेग्नेंट लेडी कैसे आई है इधर। तो सर, इसको बहुत दर्द हुए थे, बड़ी मुश्किल से आई है यहाँ पे। सर, पहले भी इसका मिसकैरेज हुआ है, कोई घर में कमाने वाला भी नहीं है। सरकार को तो सोचना चाहिए हमारे लिए। तो तमाम ये दिक्कतें हैं और इन दिक्कतों के साथ ये लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। बात यही कि जो बार बार
टर्मिनेशन किया जा रहा है, बार बार कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू किया जा रहा है, सैलरी के लिए बार बार सरकार के पास आग्रह करना पड़ रहा है। इन तमाम दिक्कतों का छुटकारा ये लोग चाह रहे हैं और यहाँ पर 20 तारीख से प्रोटेस्ट के ऊपर बैठे हुए हैं। से मांग यही कि सैलरी रेगुलर मिले और जो लगातार टर्मिनेशन किया जा रहा है, हर कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू होता है उसके साथ टर्मिनेशन आते हैं, उस टर्मिनेशन से भी छुटकारा इन कर्मचारियों को मिले। जॉब मांग है, लगातार सैलरी की मांग है। वहीं लाहौल स्पीति के विधायक रवि ठाकुर ने सत्र में सीमा विवाद का मुद्दा उठाया। आइए आपको सुनाते हैं न्यूज 18 से एक्सक्लूसिव बातचीत में। रवि ठाकुर है, लाहौल स्पीति के एमएलए। सर, ये आपसे जानना चाहेंगे कि क्या आपको आशंका है और हमने पिछले सत्र में नहीं है कि लाहौल स्पीति क्षेत्र बहुत लंबा चौड़ा है। एक तरफ वो चंबा से लगता है, एक तरफ हमारा लद्दाख जम्मू कश्मीर से बॉर्डर लगता है, एक तरफ तिब्बत से लगता है और इधर इस तरफ आप देखिए हिमाचल प्रदेश का। और जैसे 67 एमएलए अगर 2/3 भाग की विधायक है तो उस हिसाब से मैं समझता हूँ एक तो दौड़ धूप बड़ी रहती है हमारी, तो हमारे सीमा का भी मसला रहता ही रहता है। पीछे अभी 2014-15 की बात है, उस समय हमारा तब J&K था और वहाँ पे हमारी जो सीमा है, एक तो सरचू पड़ता है, एक हमारा शिंकुला पास पड़ता है। सरचू में हमारे पहले वहाँ पे ये अपने पार्थू मित्रा जी, ये एमडी होते थे टूरिज्म के, तो इनके समय से वहाँ पे टेंट्स वगैरह लगते थे और वहाँ पर्यटन सैलानी काफी आते थे, रुकते थे। मगर धीरे धीरे वहाँ पे J&K वालों ने कहा कि यहाँ पे पानी हमें पर्याप्त मात्रा में नहीं है। जहाँ पे पुराना पंजाब समय में वहाँ पे एक पिलर गाड़ा हुआ था कॉपर का और वो हमारी हद बताता था, तो वो नाले से तकरीबन 14 किलोमीटर आगे था। तो हमारे लोगों ने कहा ठीक है, आप पोस्ट पीछे लगा लीजिए, वहाँ पानी वानी नहीं है तो यहाँ से ले लीजिए। समय के साथ साथ क्योंकि सर्दियों में तो नीचे आ जाते हैं, वहाँ की ऊंचाई है तकरीबन 14,000 फुट, तो नीचे आ जाते हैं, तो उन्होंने धीरे धीरे वहाँ पे पोस्ट बना दी और उनके लोग आके वहाँ बसने लगे और अपना J&K के और लद्दाख के। और इसके बाद क्या हुआ कि वहाँ पे थोड़ी खिंचातानी भी हुई, हमारे भी लोग थे वहाँ, कई बार पथराव वगैरह हुए और हमारी पंचायत की, मेरी पंचायत पड़ती है, तो लोग कई बार डरे हुए भी होते थे, तो मेरे पास अक्सर आते थे कि ये दिक्कत हो गई, वो हो गई। एक बार तो ऐसा हुआ कि हमारी सीमा के अंदर करगिल वाले और हमारा ले वालों का झगड़ा हो गया आपस में और डिप्टी कमिश्नर ले आके उनको बंदी बना के हेलीकॉप्टर में लेके चले गए। अब देखिए 70 लाख की आबादी है हिमाचल प्रदेश की, अब फाइल एक के ऊपर एक कर रहे हैं आप। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, बिल्कुल सुनी जाती है बात और हमारे काफी काम होते हैं। अब परमात्मा से भी आप गुहार लगाते हैं, पूरा तथा अस्तु करके सब कुछ नहीं मिलता है, तो वो समय के साथ साथ मिलेगा। धन्यवाद। तो रवि ठाकुर ने बड़ी बात यहाँ से कही है सीमा विवाद को लेकर। तो अब देखना होगा कि सदन के भीतर ये मुद्दा जो एक बार फिर से उठा है, बार बार उठता रहा है, अब इस पर गंभीरता से विचार करने की जरूरत है, ऐसा रवि ठाकुर यहाँ से कह रहे हैं। शिमला से कैमरा सहयोगी दीपक राणा के साथ रणबीर सिंह, न्यूज 18 हिमाचल। इसके साथ ही मनाली से विधायक भुवनेश्वर गौड़ ने केंद्रीय मदद पर हिमाचल विधानसभा के मानसून सत्र पर सवाल उठाए। केंद्रीय मंत्री के दौरे के बाद भी मदद न मिलने की बात कही और विपक्ष पर भी सवाल उठाया। बातचीत करने के लिए हमारे साथ मनाली से विधायक है भुवनेश्वर गौड़। गौड़ साहब, बताएं अभी क्या स्थिति है, क्या वहां पर जो नुकसान हुआ है, किस हद तक जो है पुनर्वास कार्य पूरा हुआ है और कितना समय और लगेगा अभी, और जो डिस्कशन हुआ है उसमें आपको क्या लग रहा है कि कोई साथ आपको मिला है? देखिए, हमारे क्षेत्र में बाढ़ जुलाई के माह में आई है। जुलाई के माह में आप जानते हैं पर्यटक सीजन भी हमारा चला हुआ होता है और साथ में जो हमारा फ्रूट क्रॉप्स है वो भी बहुत सी पक के तैयार होके सब्जी मंडियों में जाने के लिए तैयार हो जाती है। जैसे ही ये बाढ़ आई है, क्षेत्र में बहुत क्षति हुई है। बहुत से लोग जिनके घर भी चले गए, बहुत से लोगों के खेतों में बहुत नुकसान हुआ है और जो सड़कें हमारी थी, क्योंकि ब्यास नदी और नालों के किनारे हमारी सड़कें थी,
वो बहुत खराब हुई। जो राइट बैंक हमारा था, जो नेशनल हाईवे हमारा था, 14 मील से आगे बहुत से स्थानों पे बंद हो गया था। रायसन में बंद हो गया था। और हम धन्यवाद दिए माननीय मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी के, कि जैसे ही ये बाढ़ आई, माननीय मुख्यमंत्री जी 3 दिनों के लिए हमारे कुल्लू और मनाली में रहे और उन्होंने इंश्योर कराया कि जो जरूरत की चीजें थी, जैसे सड़कें, बिजली, पानी इत्यादि, वो जल्द से जल्द रिस्टोर हो। और उसमें हम लोग रिस्टोर करने में सफल भी रहे। जो नेशनल हाईवे था हमारा, नेशनल हाईवे का कार्य बहुत धीमी गति से चल रहा था, जिसके कारण अभी तक जो नेशनल हाईवे हमारा है वो अभी 2 गाड़ियां एक समय में क्रॉस करने लायक नहीं बना है। भुवनेश्वर जी, बहुत बातें यहाँ पर हुई है। विपक्ष की तरफ से ये कहा गया कि केंद्र से भरपूर मदद मिली है। आपके क्षेत्र में तो केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने भी दौरा किया। क्या उस दौरे का लाभ मिला है? जो घोषणाएं हुई हैं वो धरातल पर उस जो मदद कही गई है वो पहुंची है या नहीं? केंद्रीय मंत्री श्री नितिन गडकरी जी मनाली आए। उन्होंने सारी जगहों का दौरा भी किया और उन्होंने सभी को निर्देश भी दिए, पर उसके बजाय जो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, इनका कार्य बहुत धीमी गति से चल रहा है। अभी तक भी, जैसे मैं आपसे कह रहा हूं, 2 महीने हो गए, अभी तक भी हमारा जो नेशनल हाईवे है वो पूर्ण रूप से नहीं बना है। शिमला से कैमरा सहयोगी दीपक राणा के साथ रणबीर सिंह, न्यूज़ 18 हिमाचल। और यहाँ रुकना चाहेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। मशहूर ऑन्कोलॉजिस्ट डॉक्टर सिद्धार्थ वत्स के साथ देखिए सेहत आपकी। कैंसर दरअसल है क्या? कैंसर एक अनकंट्रोल्ड प्रोलिफरेशन या डिवीजन ऑफ सेल्स है विच लीड्स टू ट्यूमर और लंप फॉर्मेशन। आम आदमी को पता कैसे लगे कि ये कैंसर डेवलप हो रहा है? अगर किसी को कोई गांठ या गिल्टी नेक में लगती है, वो बढ़ती जाती है, तो ऐसे में डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए। क्या कारण अधिकतर है जो कैंसर पेशेंट्स की संख्या बढ़ा रहे हैं? एनवायरमेंटल कॉजेज एंड लाइफस्टाइल, टोबैको इन द फॉर्म ऑफ च्यूइंग, वो ओरल कैविटी कैंसर का कारण है। देखिए सेहत आपकी रविवार दोपहर 1:26 पर सिर्फ न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल पर। हिमाचल प्रदेश में नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने महिला आरक्षण को बताया ऐतिहासिक कदम। कहा, आरक्षण में महिलाओं को आगे बढ़ने का मिलेगा मौका। पीएम मोदी का जताया आभार। महिला आरक्षण विधेयक को एकमात्र महिला विधायक रीना कश्यप ने बताया सराहनीय कदम। कहा, प्रधानमंत्री मोदी ने महिलाओं को आगे बढ़ने का मौका दिया है। मंडी की खोलानाला पंचायत के गौणी गांव के प्रभावितों को 1 महीने बाद भी नहीं मिली फौरी राहत। राहत शिविर में रहने को पूर्ण 11 परिवार। सरकार प्रशासन से घर बनाने के लिए जमीन देने और आर्थिक मदद की गुहार। सुंदरनगर निवासी ऋचा शर्मा ने मिस टूरिज्म यूनिवर्स 2023 का खिताब किया। लेबनान की राजधानी बेरूत में और ब्रेक। विधानसभा में आईएएस के खिलाफ वायरल पत्र बम का मामला उठाया। भरमौर के एमएलए डॉक्टर जनकराज ने कहा कि इस मामले में उनका और उनकी पार्टी बीजेपी का नाम घसीटने की कोशिश की जा रही है। इस पर सीएम सुखविंदर सुक्खू ने कहा कि सरकार का दायित्व बनता है कि यदि कुछ गलत हुआ है तो इसकी जांच की जाए। वायरल पत्र मामले की जांच जारी है। हम उस कंप्यूटर तक पहुंच गए हैं जिससे पत्र अपलोड हुआ है और जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। वहीं अगस्त महीने में एक पत्र वायरल हुआ था जिसमें बिजली बोर्ड के एमडी रिकेश मीणा पर लेन देन के गंभीर आरोप लगाए गए थे। अधिकारी ने शिमला के बालूगंज थाने में एफआईआर दर्ज कराई थी।
हिमाचल प्रदेश के राजनीतिक गलियारों में पिछले दिनों एक पत्र बम की चर्चा खूब रही और क्या वो पूरा मामला था, इस लपेटे में मुख्यमंत्री की तरफ से जब स्टेटमेंट दी गई कि भाजपा के कुछ लोग इसमें शामिल हो सकते हैं, उसके बाद राजनीतिक गलियारों में चर्चा और गर्म हो गई और आज सदन में ये मुद्दा पहुंचा और सदन में विधायक जनक राज की तरफ से इस मुद्दे को उठाया गया। क्या ये पूरा मामला डॉक्टर साहब शुरू से बताएं। देखिए, बात है ये जुलाई महीने की। जुलाई के महीने में एक चिट्ठी हमारे निजी आवास के एड्रेस पर आती है जो अंबेडकर चौक शिमला से प्रेषित की गई थी, जो उस पर स्टैंप लगी है। और उस चिट्ठी को जब हमने खोल के देखा तो उसके भीतर जो मटेरियल लिखा था वो मटेरियल बहुत ही गंभीर और आपत्तिजनक था। उस चिट्ठी को हमने अपने पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से जब हमने चर्चा करी कि ऐसी ऐसी एक चिट्ठी जिसमें सरकार के एक अधिकारी पर ऐसे गंभीर आरोप लगे हमारे पते पर प्रेषित की गई है, तो इसको देखें, विचार करें क्या है। तो पार्टी के लोगों ने इस पर विचार किया और कहा कि ये इस तरह का काम जो है ये पता नहीं किसने किया है और ये कौन आदमी है। फिर हमने अपने स्तर पर इसकी जानकारी प्राप्त की कि जो उसमें डेजिग्नेशन और नाम लिखा गया है ये कौन है। तो ऐसा मालूम पड़ा कि शायद इस नाम का कोई व्यक्ति उस संस्था में कार्यरत नहीं था। तो प्रथम दृष्टि में हमें लगा कि ये चिट्ठी का कोई ज्यादा औचित्य नहीं है, किसी ने यूं ही लिख दी गई है। तो वो चिट्ठी हमारे जो डाक रहती है ऑफिस में उसमें पड़ी रही। फिर अगस्त के महीने में जब हम अपने चुनाव क्षेत्र में थे, 15 अगस्त के दिन हमारे जन्मदिन के दिन हमारे घर पर एक कार्यक्रम था, बहुत सारे कार्यकर्ता वहां पर आए हुए थे और वहां किसी ने व्यक्ति ने उस चिट्ठी को ऑफिस में जो डाक पड़ी थी उसमें से उस चिट्ठी को निकाला और उसको फोटो खींच के उसको सोशल मीडिया पे वायरल कर दिया। बाद में जब हमने उस व्यक्ति से पूछा कि भाई ऐसा क्या हुआ, क्यों किया, तो उन्होंने बताया कि जब हमने देखा कि इस चिट्ठी को सीबीआई के डायरेक्टर को एड्रेस किया तो हमें लगा कोई गंभीर मसला होगा, तो हमने फोटो खींच लिया। फिर जब ये चिट्ठी सोशल मीडिया पे वायरल हुई, सोशल मीडिया कंप्यूटर के जमाने में आप तुरंत ये पता लगा सकते हैं कि किसने ये चिट्ठी फर्स्ट टाइम डाली, तो उस तर्ज पर पुलिस उस व्यक्ति तक पहुंची एफआईआर दर्ज होने के बाद और उस व्यक्ति को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार करने के बाद कहीं ना कहीं इसमें भाजपा का नाम जोड़ने की कोशिश की गई, हमारा नाम जोड़ने की कोशिश की गई। तो मैं स्पष्ट तौर पर यह कहता हूं, अगर सरकार के किसी काम के प्रति या किसी भ्रष्टाचार की इतनी सटीक जानकारी हमारे पास होगी जो इस पत्र में लिखी गई है, तो क्या भाजपा पत्थर बम का सहारा लेगी? कि भाजपा इतनी कमजोर होगी कि पत्थर बम का सहारा लेगी? मैं ये सवाल आपसे पूछता हूं, आपके माध्यम से सब लोगों से पूछता हूं। वीडियो जर्नलिस्ट दीपक के साथ राजेंद्र शर्मा, न्यूज 18। शिमला में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने अनाडेल व्यू बिल्डिंग का शिलान्यास किया। इस दौरान सीएम ने लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों से आगामी निर्माण कार्य के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त की और उन्हें 1 साल के भीतर इसका निर्माण कार्य पूरा करने के निर्देश दिए। इस अवसर पर हिमाचल प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया, उपायुक्त आदित्य नेगी, पुलिस अधीक्षक संजीव गांधी और अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे। शिमला में भाजपा महिला मोर्चा की ओर से महिला आरक्षण बिल दोनों सदनों में पास होने पर जश्न का आयोजन किया गया। इस आयोजन की अध्यक्षता जिला अध्यक्ष विनती ने की। इसमें भाजपा प्रदेश महिला मोर्चा अध्यक्ष वंदना योगी भी उपस्थित रही। इस दौरान उन्होंने महिलाओं के लिए 33% आरक्षण बिल के लिए पीएम मोदी का धन्यवाद दिया। नाच गिद्दे पाए, बहनें खुश हैं क्योंकि 3 दशकों के अंतराल के बाद ये बिल पारित हुआ है। 70 वर्षों में बहनों की इतनी चिंता किसी सरकार ने की नहीं है। ये लाडले भाई नरेंद्र मोदी जी की कर्मठता है और बहनों के प्रति श्रद्धा है कि उनका 9 वर्ष का कार्यकाल बहनों को समर्पित रहा है। अपने लाडले भाई, चाहे वो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, जनधन योजना हो, सुकन्या समृद्धि योजना हो, जितनी भी अपनी योजनाएं हैं, अगर आप ध्यान करेंगे, चिंतन करेंगे, इज्जत घर बना के देने वाली बात, उसके वर्षों से किसी ने चिंता नहीं की। लेकिन ये भाई आए और इन्होंने बहनों को करोड़ों ऐसे शौचालय समर्पित किए। बहनों की सुबह उठने से लेकर शाम तक की चिंता अगर किसी भाई ने की है तो नरेंद्र भाई मोदी ने की है, और मोदी है तो मुमकिन है। सभी को लग रहा था कि शायद ये बिल अटकेगा क्योंकि 27 वर्षों से ये संघर्षरत था और हर किसी ने अपने स्तर पर प्रयास किया था, लेकिन ये कर्मठता, निष्ठा, दृढ़ संकल्पता और सामर्थ्य अगर दिखी तो नरेंद्र भाई मोदी में दिखी। और आज बहनें उत्साहित हैं कि उनको उनका सम्मान अधिकार मिला है।
तो खबरों में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।